जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। यह आपका जो सिलेबस है हमने पूरा कवर कराया हुआ है, हर एक चैप्टर बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस की भी, पेपर सेकंड क्लासेस की भी। उसमें और भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देखने को मिल जाएंगी। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। आपको यह देखने से पता चल जाता है कि किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जियोग्राफी पेपर सेकंड का यह सिलेबस है, उसका कोर्स टाइटल है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसके पहले पेपर फर्स्ट का सोल्यूशन हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वह भी आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो है 3 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमने आपको वहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल जो है वह भेज दिया है। आपके जैसे कि चौधरी चरण सिंह का आ गया है, वह भी भेजा गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जिसके जिसके टाइम टेबल आते जा रहे हैं आपको भेजे जा रहे हैं, और जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको पूरा पेपर दिखाया जाएगा, फिर सोल्यूशन इसमें बताया जाएगा, तो दोनों का पीडीएफ, सोल्यूशन का अच्छे से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे वीडियो देखने के पश्चात। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं हमारे इस पेपर में, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें, और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए, जिससे वह भी यह वीडियो का लाभ उठा सकें, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। हमारा खंड अ है, जिसमें हमने बताया 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न हमें करने होते हैं, और सबको 50 शब्दों में करना होता है, और 3 अंक का हर एक प्रश्न रहता है। इसमें 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न आपको पूरा प्रश्न उत्तर पहले प्रश्न दिखाया जाएगा, फिर ऐसे आपके हर एक प्रश्न का उत्तर बनाया गया है, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, दूरस्थ संवेदन की परिभाषा लिखिए। दूसरा है उपग्रह अर्थात सैटेलाइट के प्रकार बताइए। तीसरा है इलेक्ट्रोचुंबकीय ऊर्जा क्या होती है। चौथा है हार्मोनिक तरंग प्रणाली क्या होती है। पांचवा है आयतन घटना क्या है। छठा है दूरस्थ संवेदन के संवेदक या उपकरण क्या है। छठा, इसके बाद हमारा सातवां है दूरस्थ संवेदन का सक्रिय संवेदक। आठवां है सूर्य सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है। नौवां है भूस्थितिकी सैटेलाइट। 10वां है लैंड सैटेलाइट। जब आप इसका सलूशन देखेंगे, एक प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और उन प्रश्नों को आप तैयार भी कर ले रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। खंड ब में हम देखेंगे, आपको 3 प्रश्न करने होंगे जो कि 10-10 नंबर के होंगे, और 200 शब्दों में लिखना होगा। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, अर्थात दूसरा प्रश्न, दूरस्थ संवेदन के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, दूरस्थ संवेदन तकनीक के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करिए। चौथा प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन के निष्क्रिय उपकरणों की विवेचना कीजिए। छठवां प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन के आंकड़ों का परिष्करण तकनीक का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न है, नगर नियोजन में दूरस्थ संवेदन अनुप्रयोग के महत्व की विवेचना कीजिए। आठवां प्रश्न, भौगोलिक सूचना तंत्र की संकल्पना एवं इतिहास की व्याख्या कीजिए। नौवां प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन में निर्देशांक प्रणाली की विवेचना कीजिए। उसके बाद हमारा खंड सा सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें से हमें एक प्रश्न करने हैं और 4 प्रश्न दिए रहते हैं, जो कि 500 शब्दों में करना होता है, और एक प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण एवं इसकी विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न हमारा 11वां, दूरस्थ संवेदन तकनीक में स्थानिक एवं कालिक रिजोल्यूशन की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न है, भूमि उपयोग मानचित्रण में दूरस्थ संवेदन के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है
भौगोलिक सूचना तंत्र हेतु संगणक मूलाधारों पर एक निबंध लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से आप सुनिए, जिससे आप एक बार सुनिए और आपको पीडीएफ जो दिया जाएगा टेलीग्राम पे उससे रिवीजन कीजिए और पूरा आपको याद हो जाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला हमारा प्रश्न था, दूरस्थ संवेदन की परिभाषा क्या होती है। दूरस्थ संवेदन एक तकनीक है जिसमें पृथ्वी की सतह से दूर से संवेदन करने वाले उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें उपग्रह, विमान और अन्य दूरस्थ संवेदन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। दूरस्थ संवेदन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि भूमि उपयोग मैपिंग करना और वनस्पति और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना और आपदा प्रबंधन जो है, इन सभी कामों में किसका कार्य लगता है, किसका उपयोग लगता है, दूरस्थ संवेदन का प्रयोग लगता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह सैटेलाइट के प्रकार बताइए। उपग्रह जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, दूरस्थ संवेदन उपग्रह, वैज्ञानिक अनुसंधान उपग्रह और सैन्य उपग्रह। ये सभी चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। आपको यह चीज़ें समझाई जाएंगी जब इसके प्रकार को अच्छे से समझाया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, इलेक्ट्रोचुंबकीय ऊर्जा। इलेक्ट्रोचुंबकीय ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होती हैं और इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण शामिल होती है, जैसे कि रेडियो तरंगें इसमें शामिल होती हैं, माइक्रोवेव इसमें जो है शामिल होता है, इंफ्रारेड विकिरण, दृश्यमान प्रकाश, परावैंगनी विकिरण और एक्सरे या गामा किरणें जो है इसमें समाहित होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हार्मोनिक तरंग प्रणाली। हार्मोनिक तरंग प्रणाली एक प्रकार की तरंग प्रणाली है जिसमें तरंगें एक निश्चित आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के साथ प्रसारित होती हैं। इसमें तरंगें एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं और एक निश्चित पैटर्न का पालन करती हैं। हार्मोनिक तरंग प्रणाली का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि संगीत में किया जाता है, विद्युत अभियांत्रिकी में किया जाता है और यांत्रिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा क्या था? पांचवा प्रश्न है हमारा, आयतन जो घटना है वह क्या होती है। आयतन घटना एक प्रकार की भौतिक घटना है जिसमें किसी पदार्थ का आयतन बदलता है और इसमें पदार्थ का घनत्व और दबाव भी बदलता है। आयतन घटना का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि भौतिकी में किया जाता है, रसायन विज्ञान में किया जाता है, अभियांत्रिकी, इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन के संवेदक या उपकरण क्या होते हैं। दूरस्थ संवेदन के संवेदक या उपकरण वे उपकरण होते हैं जो दूरस्थ संवेदन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जो संवेदक हैं, अर्थात कुछ प्रमुख जो उपकरण हैं जो प्रयोग किए जाते हैं दूरस्थ संवेदन में, वह हैं उपग्रह, विमान, रडार, लिडार और स्पेक्ट्रोमीटर। ये सभी चीज़ें जो है दूरस्थ संवेदन में एक उपकरण का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूरस्थ संवेदन का सक्रिय संवेदक क्या होता है। दूरस्थ संवेदन का सक्रिय संवेदक एक प्रकार का संवेदक है जो अपनी ऊर्जा का स्रोत खुद उत्पन्न करता है और इसमें रडार और लिडार जैसे उपकरण शामिल हैं। सक्रिय संवेदक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि मौसम विज्ञान में किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में, भूमि उपयोग मैपिंग में और आपदा प्रबंधन, इन चीज़ों में जो है सक्रिय संवेदक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न हम देखेंगे, सूर्य सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है। सूर्य सिंक्रोनस सैटेलाइट एक प्रकार की उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है और सूर्य के साथ सिंक्रोनाइज रहता है। इसका अर्थ है कि उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय सूर्य के साथ एक ही गति में चलता है, एक ही गति से चलता है। सूर्य जो सिंक्रोनस सैटेलाइट का उपयोग होता है वह विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि वही मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूमि उपयोग मैपिंग और आपदा प्रबंधन, इन सभी चीज़ों में सूर्य सिंक्रोनस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न हम देखेंगे, भूस्थैतिकी सैटेलाइट क्या होता है। भूस्थैतिकी सैटेलाइट एक प्रकार का उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहता है। इसका अर्थ है कि उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय एक ही स्थान पर रहता है। भूस्थैतिकी सैटेलाइट का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि इसका प्रयोग संचार में होता है,
नेविगेशन में होता है, मौसम विज्ञान में होता है और वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न खंड आ का अंतिम प्रश्न है हमारा, लैंडसेट सैटेलाइट क्या होता है। लैंडसेट सैटेलाइट एक प्रकार का उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और भूमि की तस्वीरें लेता है। लैंडसेट सैटेलाइट का प्रयोग विभिन्न क्षेत्र में जैसे कि वनस्पति विज्ञान, भूमि उपयोग मैपिंग और आपदा प्रबंधन जो कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। यह क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार से परिक्रमा करता है और भूमि की तस्वीरें लेता है और यहाँ पर वैज्ञानिकों को भेजता है और जिससे एक प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से खंड आ का सल्यूशन हमने देख लिया। बस ध्यान से सुनना है आपको। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है किसी टॉपिक पे, किसी एक प्रश्न पर, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं या फिर आपको ये सभी PDF नोट्स जो हैं वह दिए जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े रहिए जहां पर आपको अच्छे से रिवीजन करने को यह PDF मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न हमारा खंड ब का पहला और पूरे प्रश्नोत्तर का प्रश्नों का दूसरा प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इसके विषय क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, कौन कौन से भूमि उपयोग मैपिंग। आप इसको इतनी बार सुन लिए हैं, अभी इसी क्वेश्चन आंसर में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप यही समझ गए होंगे कि आपके इस प्रश्न में यह बार बार बताना पड़ रहा है कि दूरस्थ संवेदन के विषय क्षेत्र क्या आते हैं, स्थान इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। भूमि उपयोग मैपिंग में होता है, वनस्पति विज्ञान में, जलवायु परिवर्तन अध्ययन में, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन में होता है, आपदा प्रबंधन में होता है, पर्यावरण अध्ययन में होता है, भूगर्भिक अध्ययन में होता है और मौसम विज्ञान में इसका प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, दूरस्थ संवेदन तकनीक के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ था। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में जब फोटोग्राफी की खोज की गई थी। 20वीं शताब्दी में विमान और उपग्रहों का उपयोग हुआ था। 1960 में जो है वह पहले उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। 1970 में लैंडसेट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। 1980 के दशक में रिमोट सेंसिंग तकनीक का विकास हुआ। 1990 के दशक में GPS और GIS तकनीक का विकास किया गया और 21वीं शताब्दी में जो है वह उन्नत उपग्रह और ड्रोन तकनीक का विकास एक प्रकार से हो गया। इस प्रकार से इसकी ऐतिहासिक घटना रही। आपको संक्षिप्त में बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी बात को आप समझ लेंगे वो फिर आपसे लघु उत्तरी में पूछा जाए या अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में जब आप प्रश्न को समझे रहेंगे तो आप अच्छे से उसका विश्लेषण करके लिख देंगे। अगला प्रश्न हमारा चौथा है, दूरस्थ संवेदन की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो दूरस्थ संवेदन की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। डेटा संग्रहण, उपग्रह या विमान से डेटा संग्रहण पहले करता है, डेटा उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका व्याख्या, फिर निर्णय लेता है और फिर उसका डेटा वितरण करता है। अर्थात सबसे पहले संग्रहण करता है, फिर प्रोसेस करता है उसको, जो भी वहाँ से इनपुट दिया गया रहता है, फिर उसको व्याख्या करता है, व्याख्या करने के बाद निर्णय लेता है और फिर डेटा वितरण करता है। संग्रहित डेटा का विश्लेषण, विश्लेषित डेटा की व्याख्या, व्याख्या के आधार पर निर्णय लेता है और परिणामों का एक प्रकार से वह वितरण करता है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न था, दूरस्थ संवेदन के निष्क्रिय उपकरणों की विवेचना कीजिए। दूरस्थ संवेदन के निष्क्रिय उपकरण वे होते हैं जो अपनी ऊर्जा का स्रोत बाहर से प्राप्त करते हैं और इनमें से कुछ प्रमुख उपग्रह कौन से हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर, रेडियोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर, ये सभी हैं। और इन उपकरणों का प्रयोग जो है विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है जैसे कि वही वनस्पति विज्ञान, भूमि उपयोग मैपिंग, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन। अगला प्रश्न हमारा, दूरस्थ संवेदन के आंकड़ा परिष्करण तकनीक का वर्णन कीजिए। दूरस्थ संवेदन की आंकड़ा परिष्करण तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन से। डेटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, स्पैटियल एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग। इन तकनीकों का उपयोग जो है दूरस्थ संवेदन के आंकड़ों को विश्लेषित करने और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सातवां प्रश्न है, नगर नियोजन में दूरस्थ संवेदन अनुप्रयोग के महत्व की विवेचना कीजिए। नगर नियोजन में दूरस्थ संवेदन के अनुप्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें कुछ अनुप्रयोग हैं जैसे कि शहरी विकास योजना, भूमि उपयोग मैपिंग, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन। इसमें नगर नियोजन में दूरस्थ संवेदन का ये सभी उपयोग माना जाता है। दूरस्थ संवेदन के उपयोग से नगर नियोजन में क्या क्या लाभें होती हैं, क्या क्या लाभ होता है। पहला है, सटीक और अद्यतन जानकारी मिल जाती है, समय और संसाधनों की बचत हो जाती है, बेहतर निर्णय लेना,
पर्यावरण संरक्षण करना। आपको एक बात बताएं, गूगल मैप पे आप जाइए, अपना जो है ये अपना लोकेशन, लाइव लोकेशन पे जाइए, जो भी गूगल मैप पे आपके दिया हो, और उसका जो है आप सेटेलाइट मोड ऑन करिए। सेटेलाइट मोड ऑन करने के बाद आपको दिखेगा, आपका जो घर का शेप होगा वह पूरा का पूरा उस मैप में आप जूम करके देखेंगे, पूरा घर आपको दिखेगा। आपको पेड़ है वह भी दिखेगा। आपके घर के आसपास अगर कोई बड़ी चीज़ है, कि कोई इमारत है जैसे कि स्कूल है, वह भी दिखेगी। तो हर एक पूरा आप मैप में उस देख सकते हैं, उसको जूम करके पूरा घर दिखेगा। आप अगर एक खुले स्थान पर खड़े हैं, एक फील्ड में खड़े हैं, उसको जूम करके देखेंगे तो आप फील्ड में खड़े हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार से उससे मदद मिल जाती है, जैसे कि यातायात प्रबंधन में लोग देख लेते हैं जूम करके उस जगह पर कितना भीड़ है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक है या नहीं, वो सभी चीज़ें जो है सेटेलाइट के माध्यम से हमें पता चल जाती हैं। तो आप इसको आज करके अवश्य चेक करिएगा और हमको बताइएगा कि आपका घर दिखा या नहीं, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। भौगोलिक सूचना तंत्र की संकल्पना एवं इतिहास की व्याख्या कीजिए। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस एक तकनीकी है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। जीआईएस की संकल्पना जो है वह 1960 के दशक में विकसित हुई, जब कंप्यूटर तकनीक का विकास हुआ था। जीआईएस के मुख्य घटक की बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और उपयोगकर्ता होते हैं। जीआईएस के इतिहास में निम्नलिखित मील के पत्थर हैं, एक प्रकार से निम्नलिखित चरण है। जैसे कि 1960 के दशक में जीआईएस की संकल्पना का विकास हुआ, 1970 के दशक में जीआईएस सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, 1980 के दशक में जीआईएस का व्यावसायिक उपयोग हुआ, 1990 के दशक में जीआईएस का इंटरनेट पर उपयोग हुआ और 2000 के दशक में जीआईएस का मोबाइल उपकरण पर उपयोग होने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन में निर्देशांक प्रणाली की विवेचना कीजिए। दूरस्थ संवेदन में निर्देशांक प्रणाली एक तकनीक है जो दूरस्थ संवेदन के डेटा को निर्देशांक में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है। निर्देशांक प्रणाली जो होती है उसके मुख्य घटक अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, ये सभी चीज़ें होती हैं। निर्देशांक प्रणाली के प्रकार की बात करें तो जियोडेटिक निर्देशांक प्रणाली, यूटीएम निर्देशांक प्रणाली, लोकल निर्देशांक प्रणाली, ये सभी चीज़ें होती हैं। और इनका उपयोग की बात करें तो दूरस्थ प्रणाली के उपयोग में दूरस्थ संवेदन के डेटा का विश्लेषण होता है, मैपिंग और नेविगेशन, पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन, ये सभी चीज़ें निर्देशांक प्रणाली के उपयोग में आती हैं। इस प्रकार से आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है करा दिया गया। जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का पहले ही बताया गया था, सेकंड का आपको अब बता दिया गया। अन्य यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हमें मिलते हैं तो वह भी आपको सॉल्व करके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं आपकी तैयारी के लिए, तो अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो जो है उसका एक प्रकार से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच पाएगा। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। किसी अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।